चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अब तक हमने पढ़ा आरएससी का चैप्टर 2 शुरू किया था, VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हमने क्या क्या देखा है, बेसिक्स ऑफ VCRS क्या क्या है। इसके बाद हमने देखा अजम्पशंस क्या क्या हैं VCRS में। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था TS डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने COP का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, COP कैसे निकालते हैं हम VCRS में। फिर हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में देखा ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई कंप्रेशन एंड वेट कंप्रेशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ VCRS देखा था। उसके बाद फ्लैश चैम्बर क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं VCRS में। लास्टली हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ TS डायग्राम टू PH डायग्राम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर इन VCRS। उसके बाद हम देखेंगे 3 कॉमन मिस्टेक जो हम यूजुअली करते हैं। उसके बाद कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चन करते वक्त। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आरएससी का लेक्चर नंबर 7। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आरएससी का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने से पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि वेट कंप्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, वेट कंप्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फ्लैश चैम्बर हम क्यों यूज़ करते हैं, फ्लैश चैम्बर का यूज़ क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जी, एक एक करके देखते हैं दोनों को। पहले डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट कंप्रेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट कंप्रेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट कंप्रेशन। ठीक है, वेट कंप्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहले समझते हैं वेट कंप्रेशन क्या होता है। ये मैं वैसे बता चुका हूँ वेट कंप्रेशन क्या होता है, तो मैं इसको बार बार डिस्कस ना करके आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। कैच खराब होगी भाई, ड्राइंग भी खराब होगी। ये हमारी आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो हमारी अजम्पशन के बेस पे है। अगर मैं बात करूं वेट कंप्रेशन, तो ये भी वेट कंप्रेशन है और ये भी वेट कंप्रेशन है। ठीक है जी, 1 डैश टू 2 डैश, 1 डबल डैश टू 2 डबल डैश। तो जी वेट कंप्रेशन की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रही होगी, वेट कंप्रेशन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता जा रहा है। तो ये मैं पहले पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। पहला डिसएडवांटेज क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कम मिलेगा, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मेन डिसएडवांटेज क्या है, फिर भी मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा था कि अगर नॉर्मली हमारे कंप्रेसर के अंदर क्या जाता है, ओनली एंड ओनली वेपर यानी कि गैस। अगर गैस जाएगी, गैस को कंप्रेस करना उसका काम है। तो कंसीडर करो ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो जब अगर पिस्टन हमारा, ठीक है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात हो रही थी। जब हमारा पिस्टन यहाँ से यहाँ के बीच में मूव करेगा, ठीक है, जब हमारा पिस्टन टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो ये क्या है, ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पिस्टन है, ये हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में करेगा मूव। यहाँ पे क्या रहता है, लुब्रिकेंट। क्या रहता है, लुब्रिकेंट। तो जो लुब्रिकेंट है ये हमारा कॉन्टिन्यूसली इसके साथ साथ मूव कर रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, बार बार इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ओनली एंड ओनली वेपर।
वेपर आ रहा है, कंप्रेस होकर चला जा रहा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इसके साथ लिक्विड अगर मिक्स हो गया, यानी कि सम ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड अगर मिक्स हो गई, तो वो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्पेस, लिक्विड विल ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्पेस। अगर इस स्पेस में अगर लिक्विड एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, इट विल वॉश अवे द लुब्रिकेंट, इट विल वॉश अवे द लुब्रिकेंट। पिस्टन की मूवमेंट हार्ड हो जाएगी। आप कभी भी देख लेना, कहीं भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे अगर हम पानी उसके अंदर चला जाए, तभी हम क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल जब हम डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं तो वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर गलती से पानी उसके अंदर मिक्स हो गया तो हमारा क्या होगा, ये लुब्रिकेंट को वॉश अवे करने की कोशिश करेगा, और लुब्रिकेंट अगर वॉश अवे हो गया तो हमारा पिस्टन की मूवमेंट हार्ड होगी, फ्रिक्शन हार्ड होगा, वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ क्या होगी, इट विल वॉश अवे द लुब्रिकेंट, इट विल वॉश अवे द लुब्रिकेंट। और सेकंड चीज़ क्या होगी, लुब्रिकेंट वॉश अवे होने से चांसेस ऑफ वियर एंड टियर विल इंक्रीज। तो हमारे कंप्रेसर, इसकी वॉल्व्स और इसके कंपोनेंट्स, द वेरियस कंपोनेंट हैं, उनको यू कैन से उनके अंदर वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसको लिख लेते हैं। लिक्विड विल ट्राई टू वॉश अवे द lubricant and liquid will try to wash away the lubricant and chances of wear and tear will increase, chances of wear and tear will increase। क्या क्या यहाँ डैमेज हो सकता है, कंप्रेसर, वॉल्व्स, सिलेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। कंप्रेसर वाल्व डैमेज हो सकती है, सिलेंडर डैमेज हो सकता है, पिस्टन डैमेज हो सकता है। जहाँ जहाँ वो लुब्रिकेंट जाएगा वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि हमारा यहाँ पे अगर बाय द वे हमारी प्रोसेस 4 to 1 ना होके 4 to 1- या 4 to 1" यहीं तक हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट कंबस्शन, या फिर यू कैन से हमारा इट रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट इवेपोरेशन। हमारा इवेपोरेटर है ना, इट रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट इवेपोरेशन। यू कैन से वेट कंप्रेशन रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट इवेपोरेशन, वेट कंप्रेशन रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट इवेपोरेशन, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था मैंने, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि फ्लैश चैम्बर का फ़ायदा क्या है, तो अब वो डिस्कस करते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था फ्लैश चैम्बर क्या होता है। फ्लैश चैम्बर जो होता है वो लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर को उसमें से वेपर अलग कर देता है, और लिक्विड हमारा कहाँ सप्लाई कर देता है, इवेपोरेटर को। लिक्विड हमारा इवेपोरेटर को सप्लाई कर देता है। वेपर जो है, वेपर को अलग करके ये डायरेक्टली कहाँ पहुँचा देता है, कंप्रेसर में। मैंने आपसे पूछा था कि अगर इससे परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, अगर परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम इसको यूज़ क्यों करें। तो जी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि Vg इज़ वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू Vf। वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ वेरी वेरी हाई देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर हम बात करें फ्लैश चैम्बर लगाने से, फ्लैश चैम्बर अगर हमने लगा दिया तो फ्लैश चैम्बर लगाने से हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा कि हमारा जो सारा वेपर है वो सारा का सारा बाईपास होके कंप्रेसर में चला जाएगा,
और इवेपोरेटर जो है, इवेपोरेटर में केवल लिक्विड भेजना पड़ेगा। तो इवेपोरेटर में हमें जो वेपर है, जो हमारा ऑलरेडी वेपर है, इसको हैंडल करना नहीं पड़ेगा, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हमारा इस मतलब इतना ज़्यादा अगर वेपर है, उसको हैंडल करने के लिए हमारे को इवेपोरेटर भी बड़ा साइज़ का चाहिए, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इवेपोरेटर का साइज़ जो है, साइज़ कम हो जाएगा। तो जी डायरेक्टली सिंपल सा आपका आंसर ये है उस क्वेश्चन का कि फ्लैश चैम्बर का एडवांटेज क्या है, इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द इवेपोरेटर। फ्लैश चैम्बर इट विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इवेपोरेटर साइज। ठीक है जी, इवेपोरेटर का साइज हमारा कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो हमारा वेपर है वो बाईपास कर देंगे, तो वो हैंडल नहीं करना पड़ेगा इवेपोरेटर को। तो उसके लिए हमारा एक तरीके से इवेपोरेटर का, अगर बाय द वे पूरा का पूरा गैस हम सप्लाई करते तो हमारे इवेपोरेटर का साइज़ हमें बढ़ा लेना पड़ता। अब गैस हमारी बाईपास करवा दे रहे हैं, जो केवल लिक्विड जा रहा है, तो जिसका वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो हमारा एक तरीके से इवेपोरेटर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो मेन जो हमारी एडवांटेज है फ्लैश चैम्बर को यूज़ करने की, वो क्या है कि इवेपोरेटर का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जी आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, हीट एक्सचेंजर का यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर इन VCRS। VCRS में हीट एक्सचेंजर का यूज़ कैसे होगा, यूज़ ऑफ हीट एक्सचेंजर इन VCRS। VCRS के अंदर हीट एक्सचेंजर का क्या यूज़ है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो शुरू करवाया है, अब तक मैंने हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया नहीं आपको। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे हीट एक्सचेंजर को कहाँ पे, जब हीट एंड मास ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरा एक कंप्लीट चैप्टर बन के आएगा, उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में। बट फिलहाल बस ये समझो हीट एक्सचेंजर होता क्या है, थोड़ा आइडिया ले लो। कोई भी एक यू कैन से कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पे एक साइड में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक साइड में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एक साइड में कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल VCRS की भी अगर बात करें, VCRS में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है डायरेक्टली कि जो हमारा कंडेंसर है ये क्या काम कर रहा है, कंडेंसर है ये क्या काम कर रहा है, अरे बोलो यार, कंडेंसर क्या काम कर रहा है, कंडेंसर काम कर रहा है हमारा, कंडेंसर हीट रिजेक्ट करवा रहा है, कंडेंसर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट करवा रहा है। और इवेपोरेटर को हमें हीट देनी पड़ रही है, इवेपोरेटर को हमें हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, नॉर्मल हमारी आइडियल VCRS यही कहती है, कंडेंसर को इवेपोरेटर हीट रिजेक्ट कर रहा है, इवेपोरेटर हीट ले रहा है और कंडेंसर हीट छोड़ रहा है। तो अगर हम ये छोड़ी वाली हीट को इसमें दे दें, अगर इस हीट का हम यहाँ पे यूज़ कर लें, तो क्या हमारा फ़ायदा नहीं हो जाएगा। कंसीडर करो ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा इवेपोरेटर है। तो सिंपल सी बात समझो, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि कंडेंसर की जो हीट निकलेगी, कंडेंसर जो हीट रिलीज़ करेगा, उसको एटमॉस्फेयर की बजाय अगर हम उसको इस तरफ शिफ्ट करवा दें, थोड़ी हीट उसकी हमारी इवेपोरेटर में चली जाए, इवेपोरेटर में जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इसको हीट करने के लिए काम आ जाएगी। तो हीट करने के लिए काम आ जाएगी तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि हमें एक्स्ट्रा हीट की, मतलब एक्स्ट्रा हमें हीट लेनी नहीं पड़ेगी और हमारा यहीं पे हमारा काम बन जाएगा।
तो अगर बाय द वे कंसीडर करो, अगर थोड़ा बहुत वेट भी रह जा रहा है तो हमारा हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट देगा, इसको हमारा ड्राई सैचुरेटेड बना देगा या सुपर हीटेड भी बना सकता है। ये तो मैं थोड़ा कंसेप्ट बताया हल्का सा। अब बात करते हैं VCRS में इसको कैसे यूज़ करते हैं। पेन जवाब दे गया, हमारा मार्कर जवाब दे रहा है भाई, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एक और मार्कर है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारा TS डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं हमारा VCRS का। ये कैसी VCRS है, आइडियल VCRS, इसमें कोई हीट एक्सचेंजर वगैरह नहीं लगा हुआ। ये हमारी प्यारी सी आइडियल VCRS है। अब इसको थोड़ा दर्द करते हैं, कैसे, इसमें हम ना क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो क्या है, हीट एक्सचेंजर। कंसेप्ट मैंने हीट एक्सचेंजर का आपको बता दिया कि हीट एक्सचेंजर मेनली करता क्या है, हॉट फ्लूइड से हीट लेके कोल्ड फ्लूइड को दे देता है। तो अब अगर बात करें तो हीट एक्सचेंजर लगने से फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे तो क्या होगा, ये हमारा 4:1 हो रहा था अभी तक, अब ये और ज़्यादा हीट हो जाएगा, कहाँ, हीट एक्सचेंजर के अंदर। कहाँ हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम करता है। ये हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट हो जाएगा, लेकिन और हमारा हीट एक्सचेंजर में हीट होने से फिर हमारी जो प्रोसेस 1 to 2 ना होके 1' to 2' हो जाएगी, 1' to 2' हो जाएगी। ठीक है, 1' to 2' हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या फ़र्क पड़ेगा, जब ये एक जगह से हीट ले रहा है तो वो वाले की भी तो, उसका भी तो टेम्परेचर कम होगा। कहाँ से ले रहा है, कंडेंसर से ले रहा है, तो यहाँ से अगर हीट ले रहा है तो इसका भी तो टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा ये 3' हो जाएगी। तो हमारी ये 4' हो जाएगी। तो सारी जो प्रोसेस है वो सारी चेंज हो गई। अब हमारी जो नई VCRS बन गई वो क्या बन गई, 1', 2', 3', 4'। क्या बन गई, 1', 2', 3', 4'। अब बात करेंगे जी ये कितना बढ़ा, ये कितना घटा। तो इसके लिए सिंपल सी बात समझो, जितनी हमने हीट एक्सचेंजर लगाया हमने, तो उससे क्या हुआ, जितनी हीट इसने यहाँ से इसमें दी उतना ही तो फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा सीधी सीधी बात है, क्या होगा, जितनी हीट इसने यहाँ से निकाली यू कैन से, और उतनी हीट उसने यहाँ पे दी है, तो मतलब H3 minus H3' it will be equal to H1' minus H1। तो जी आपको क्लियर होना चाहिए हीट एक्सचेंजर का कंसेप्ट ही क्या है। यहाँ से हॉट फ्लूइड से हीट ली, कोल्ड फ्लूइड को दे दी, तो H3 minus H3' जो रहेगा वो क्या होएगा, H1 minus H1' के बराबर होएगा। H1' minus H1 इसके बराबर होगा, क्योंकि हायर वैल्यू तो ये है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का इक्वल होएगा। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये, कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वो मसाला है जिसके बगैर सब्जी बनेगी ही नहीं। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप समझोगे तो जितनी हीट हमारी कंडेंसर से निकली उतनी ही तो इवेपोरेटर में गई। तो ये हमारी एंथैल्पी सेम है। जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे मैंने अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू लिखवाई थी। जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है मैं लिंक इसका आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देखिए। अगर जिसको याद नहीं है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी H1' की वैल्यू क्या होगी, H1' की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू H1 प्लस Cp ऑफ वेपर इंटू T1' माइनस T1। ठीक है जी, ये मैंने लिखवाया हुआ उस लेक्चर में। जिस किसी को याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, H1' इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, H1' माइनस H1 इट विल बी इक्वल टू Cp वेपर इंटू T1' माइनस T1।
ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे भी ये हमारा Cp लिक्विड आ जाएगा यहाँ पे, H3 डैश इट विल बी इक्वल टू H3 माइनस Cp लिक्विड इंटू T3 माइनस T3 डैश। यहाँ कर देते हैं, नीचे लगा देते हैं डैश, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, H3 माइनस H3 डैश इट विल बी इक्वल टू Cp लिक्विड T3 माइनस T3 डैश। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बार बार बताने के बाद भी क्या करते हैं, बार बार बताने के बाद भी लोग क्या करते हैं, हमारा H3 माइनस H3 डैश ना, यानी फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे, डेल्टा H हमारा सेम है, डेल्टा H इन 3 to 3 डैश इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H इंटू 1 to 1 डैश है। तो हमारे एंथैल्पी का चेंज इक्वल, ठीक है, एंथैल्पी का चेंज इक्वल है। लेकिन हम हमारे लोग क्या करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो 1000 बार समझाने के बाद भी नहीं समझते, वो क्या करते हैं, या ये ना लेके डायरेक्ट टेम्परेचर्स को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से हम नोट करते हैं कुछ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Cp लिक्विड इंटू दिस, Cp वेपर इंटू दिस। तो अगर हम यहाँ से बात करें, Cp लिक्विड इंटू T3 माइनस T3 डैश इट इज इक्वल टू Cp वेपर इंटू T1 डैश माइनस T1। तो जी ये मेरे हिसाब से अब तक जितने फॉर्मूले करे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये VCRS के अंदर। क्योंकि जो गलती करेंगे लोग, क्या गलती करेंगे, गलती क्या करते हैं, बहुत बार आप खुद भी करोगे एक आधे क्वेश्चन में। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, T3 माइनस T3 डैश, ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी का डिफरेंस सेम ना रख के डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग कर देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हमारा मार्कर साथ छोड़ रहा है। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हमारी डिग्री ऑफ सुपर अंडर कूलिंग के इक्वल कर देते हैं, सब कूलिंग के इक्वल कर देते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं करना है, 1000 बार बता रहा हूँ। चलो जितनी बार भी बताया उतनी बार समझ लो, जितनी बार बता दिया वो सफिशिएंट है कि डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डिग्री ऑफ सब कूलिंग सेम नहीं लेना है। कभी अगर ऐसा, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा दे रखा है Cp लिक्विड और Cp वेपर, Cp लिक्विड और Cp वेपर सेम दे रखे हैं तो हम ले सकते हैं। बट हमें ऐसा होगा नहीं, क्योंकि Cp लिक्विड की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, Cp लिक्विड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, Cp वेपर की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। Cp लिक्विड की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, Cp लिक्विड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज़ ऑलवेज हायर एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। ठीक है जी। अब देखते हैं सब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करने से इस प्रोसेस में फ़र्क क्या पड़ा। वही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले था 1 to 4, अब लोग बोल देंगे 1 डैश to 4 डैश। नहीं जी, बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं। ये क्या है, 1 to
H4 डैश, क्योंकि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिल रहा है? इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर में तो कितनी प्रोसेस हो रही है? इवेपोरेटर में तो ये प्रोसेस हो रही है ना। अगर इसको मैं पॉइंट नंबर अलग अलग 1 डैश, वैसे ठीक है ऐसे रख लिखा रहने देते हैं, 1 डैश से लेके 4 डैश, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट कहाँ है? हीट एक्सचेंजर के अंदर। ये भी पार्ट कहाँ है? हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 to 4 डैश है, 1 to 4 डैश, ठीक है, H1 माइनस H4 डैश। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा पहले ये था, अब ये हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो ऑब्वियसली बढ़ गया, ठीक है जी। सेकंड चीज़ वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कहाँ है? यहाँ ना होके यहाँ है। कहाँ है? H2 डैश माइनस H1 डैश, क्योंकि कंप्रेसर तो अब यहाँ आ गया ना, तो कंप्रेसर का वर्क तो यहीं रहेगा, H2 माइनस H1 डैश, H2 माइनस H1 डैश। ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी अगर बोलो कैसे बढ़ रहा है, अभी बताया था कि डाइवर्जिंग नेचर की होती है। डाइवर्जिंग नेचर की होगी तो मतलब जितना जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वर्क बढ़ता जाएगा। थर्ड चीज़, COP पे क्या इफेक्ट आएगा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट होता ही है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आया? H1 माइनस H4 डैश डिवाइडेड बाय H2 डैश माइनस H1 डैश। तो जी ये हमारा COP का फॉर्मूला आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया फॉर्मूला आ गया COP का, ठीक है। फ़र्क क्या पड़ेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है। तो नॉर्मली आप देखोगे वर्क इनपुट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है, तो हमारा ओवरऑल COP नॉर्मली बढ़ जाता है। तो जी अब डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर 2 ओवर हो गया है। अब डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखना। सबसे पहले तो हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते ही यहाँ पे क्या मिस्टेक करोगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी हेडिंग बना के लिख लो कि हेडिंग तो जब बनाए ना जब मार्कर चले। 3 कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली सारे के सारे करते ही हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन में तो सारे ही करोगे, और जो नहीं करता वो शक्तिमान है ना जी। पहली मिस्टेक क्या करेंगे? इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर ही बता रहा हूँ मैं, इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर पहली मिस्टेक क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इट विल बी इक्वल टू H1 डैश, इट विल बी इक्वल टू H1 डैश माइनस H4 डैश। तो अभी बताया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये जो है ये गलत है। क्या है? ये वाली वैल्यू गलत है। पहली जो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रहेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या रहेगा? H1 माइनस H4 डैश रहेगा, H1 माइनस H4 डैश रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा, इसका फॉर्मूला गलत कर देते हैं लोग, ठीक है जी। वर्क इनपुट का तो नहीं करते, क्योंकि वर्क इनपुट तो हमारा सेपरेट हो गया, तो उनको दिख जाता है। जो अंधे नहीं हैं उनको दिख जाता है कि इस तरफ हमारा वर्क इनपुट जो हमारा है वो हमारा उसका H2 डैश माइनस H1 डैश लिख देते हैं वो नॉर्मली। तो पहली गलती तो क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला गलत करते हैं। सेकंड चीज़ क्या गलत करते हैं कि सेकंड चीज़ जो गलत करते हैं वो क्या है? अगर दे रखा हो कि वेपर इज सुपर हीटेड इन हीट एक्सचेंजर, वेपर इज सुपर हीटेड इन हीट एक्सचेंजर, तो वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? केवल हीटिंग ही, सुपर हीटिंग ही लेंगे। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, जब भी हीट एक्सचेंजर का यूज़ है तो हीट निकाली तो यहीं से है और यहाँ पे सप्लाई की है,
तो मतलब अगर बाय द वे सुपर हीटिंग हो रही है, सुपर हीटिंग अगर हो रही है तो सब कूलिंग भी साथ साथ में होएगी। ठीक है, सुपर हीटिंग होएगी तो सब कूलिंग भी साथ साथ में होएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो सेकंड जो है इसको लिख लेते हैं पॉइंट बना के, इफ ए सुपर हीटिंग इज गिवन इन हीट एक्सचेंजर देन पीपल, स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टूडेंट्स ओनली यूज सुपर हीटिंग which is again wrong, which is, अरे काला वाला कहाँ है, wrong, which is wrong। क्यों wrong? जब भी सुपर हीटिंग होगी हीट एक्सचेंजर में तो सब कूलिंग भी होगी, सब कूलिंग साथ साथ में होगी, सब कूलिंग भी होगी हीट एक्सचेंजर में। तो जब भी सुपर हीटिंग होनी है तो सुपर हीटिंग और सब कूलिंग दोनों ही होंगी हीट एक्सचेंजर में। कभी भी ऐसा नहीं है कि सुपर हीटिंग हो रही है और सब कूलिंग नहीं हो रही है, या सब कूलिंग हो रही है सुपर हीटिंग नहीं हो रही है। तो आप जब भी सुपर हीटिंग का देखेंगे तो सब कूलिंग साथ में लेंगे, ये वाली गलती नहीं करेंगे। पहला वाला ये भी रॉन्ग था, ठीक है, दूसरा वाला ये भी रॉन्ग है। और जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या है, पहले दो नोट कर लो। बार बार बता चुका हूँ, जो लोग साथ साथ में नोट नहीं कर पाते वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। थर्ड जो है सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इक्वल टू डिग्री ऑफ सब कूलिंग, यानी कि T1 डैश माइनस T1 इट इज इक्वल टू T3 माइनस T3 डैश। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग को डिग्री ऑफ सब कूलिंग के इक्वल लिखते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मैं बता क्या चुका हूँ, एंथैल्पी का चेंज यानी कि H1 डैश माइनस H1 इक्वल टू H3 माइनस H3 डैश। जो राइट चीज़ है वो ये है, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी का चेंज जो है ये हमारा सेम है, ना कि एंट्रोपी का। तो राइट क्या है, एंथैल्पी का चेंज हमारा इक्वल है, ना कि डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, सब कूलिंग ये इक्वल नहीं है। टेम्परेचर का चेंज जो है वो इक्वल नहीं है, क्या इक्वल है, एंथैल्पी का चेंज। तो ये हमारी थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, लोग हमेशा ही करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है, 3 कॉमन मिस्टेक्स। बहुत अच्छी से हेडलाइन बनाना, इसको अच्छे कलर में, रेड ब्लू ग्रीन जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो उन कलर्स में इसको डालना, ताकि आप गलती से भी ये गलती ना करो, ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक बचा है हमारा, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। क्या है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। कैस्केड रेफ्रिजरेशन छोटा सा टॉपिक है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होता है जी, कैस्केड रेफ्रिजरेशन? कंसीडर करो नॉर्मली ये एक हायर टेम्परेचर है, ठीक है, T हायर है ये, ठीक है। कंसीडर करो ये हमारा है T हायर। हमने एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया बीच में, हमें कूलिंग अचीव करनी थी,
तो हमने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया, सॉरी एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया, वर्क इनपुट इसको देनी पड़ेगी। तो कंसीडर करो ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट लेगा और हायर टेम्परेचर पे देगा, मतलब हम लोअर टेम्परेचर अचीव करेंगे। बट एक रेफ्रिजरेटर से हमारा काम बन नहीं रहा है। मतलब क्या है कि हमें मान लो -10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, आपने एक बार से अचीव कर लिया। लेकिन अगर मान लो हमें -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए है, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए मतलब। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स को सीरीज़ में लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर्स को सीरीज़ में लगा देंगे। एक रेफ्रिजरेटर तो हमने ये लगा ही रखा है, एक दूसरा रेफ्रिजरेटर और लगा देंगे इसके साथ में। इसको मैं लिख देता हूँ R1, दूसरा R2। तो ये टी लोअर अब हमारा ये हो गया। पहले हमारा टी लोअर कहीं यहाँ था, अब टी लोअर ये हो गया। इस केस में मान लो वर्क इनपुट हम दे रहे हैं, पहले के केस में हम मान लेते हैं W1 दे रहे हैं, दूसरे केस में W2 दे रहे हैं। तो जी बात क्या है कि अगर हमने 2 रेफ्रिजरेटर लगा दिए तो 2 रेफ्रिजरेटर लगाने से हमारा क्या होगा, हम और भी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, ऐसे लिखने को आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे बीच में ना, कि भाई यहाँ पे एक और टेम्परेचर लिख सकते हो, लेकिन जो हमारा TM लिख लो, इसको मीडियम वाला TM लिख लो। लेकिन लिखने का कोई मतलब है नहीं उसका, है ना जी, लिखने का कोई मतलब है नहीं। ये मानो यहाँ पे जो हीट थी वो हमारी Q1, सॉरी इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट रेफ्रिजरेटर, कोई भी ले लो, ऐसा ये नहीं है, मैं उसको 1 2 कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा आपके समझने में इजी रहे उस तरीके से लिखना, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसको Q1 ना लेके इसको Q1 ले लो, ठीक है। मैं बस ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे हमारी यानी इसने Q1 हीट निकाल ली, आगे कितनी सप्लाई की, Q2 मान लो, ठीक है। ये Q2 है और ये Q3 है, क्योंकि जितनी यहाँ पे सप्लाई होगी यहाँ पे उतनी ही निकालेगा Q2, ठीक है। तो जी कैस्केड रेफ्रिजरेशन में क्या है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन में COP का जो फॉर्मूला है, इस केस में क्या होगा, पहली चीज़ तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन यूज़ क्यों करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर्स को अगर सीरीज़ में लगा दें वो यूज़ क्यों करते हैं। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड टू अचीव वेरी हाई लेवल ऑफ कूलिंग। इट इज़ यूज्ड टू अचीव वेरी हाई लेवल ऑफ कूलिंग। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, इट इज़ यूज्ड टू अचीव वेरी हाई लेवल ऑफ कूलिंग। सेकंड जो है इसका COP का फॉर्मूला, COP मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। कैस्केड रेफ्रिजरेशन के केस में COP का फॉर्मूला क्या होगा, COP ऑफ फर्स्ट इंटू COP ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस COP ऑफ फर्स्ट प्लस COP ऑफ सेकंड, ठीक है जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कैस्केड रेफ्रिजरेशन का। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला क्या है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला क्या है, COP ऑफ कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगी, COP ऑफ फर्स्ट इंटू COP ऑफ सेकेंड रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस COP ऑफ फर्स्ट रेफ्रिजरेटर प्लस COP ऑफ सेकेंड रेफ्रिजरेटर। ये हमारा कैस्केड रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला है। अगर कुछ ज्ञानी लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं सर हम नहीं मानेंगे, हम कैसे मान ले, हाँ हम नहीं मानेंगे, इसको क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो जी प्रूव करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। जिस किसी को तसल्ली हो गई है ठीक है, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। जिसको प्रूफ चाहिए इसका कि ये ऐसे कैसे आएगा, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ, वहाँ जाके देख सकता है। लेकिन गेट वाले क्वेश्चन गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो ना देखें। गेट वाले स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखें। क्यों? उनको डायरेक्ट फार्मूले से काम चल रहा है यार, तो फार्मूले से काम चलाओ। हाँ, अगर बाय द वे सीधी सी बात है, अगर आपको इसको कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात समझो, COP जो होगा वो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें ओवरऑल इस पूरे में कितना मिल रहा है, Q1। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा Q1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। कहाँ दे रहे हैं, W1 प्लस W2। तो यहाँ से दो जगह हम वर्क दे रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें इतना मिल रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा ओवरऑल COP का कंसेप्ट। ये है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर मान लो तीसरा रेफ्रिजरेटर लगा देंगे तो उस केस में क्या करेंगे, तीसरा रेफ्रिजरेटर में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और रेफ्रिजरेटर एक और वर्क इनपुट हो जाएगी। तीसरे रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो जाएगा, एक और वर्क इनपुट बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, तीसरा रेफ्रिजरेटर अगर लग जाएगा तो तीसरे रेफ्रिजरेटर का वर्क इनपुट हम और ऐड कर देंगे, 4 हो जाएंगे, 4 का ऐड कर देंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें जो दे रखा होगा वो लेंगे, ओवरऑल वाला लेना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वाला भी ले लें, यहाँ वाला भी ले लें, यहाँ वाला भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो 3 रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं तो अलग अलग नहीं लेंगे, हम पहला बस ये लेंगे, Q1 लेंगे, और वहाँ से हम तीनों का वर्क इनपुट लेंगे और वहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बाय द वे COP दे रखा है तो उस केस में हम कैसे यूज़ करेंगे, COP का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, COP ऑफ फर्स्ट इंटू COP ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय 1 प्लस COP ऑफ फर्स्ट प्लस COP ऑफ सेकेंड। ठीक है, वो 2 के लिए है। अगर बाय द ज़्यादा हैं, अगर वर्क इनपुट दे रखा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लो, अदरवाइज वहाँ से निकाल लो। तो ये आपका हो गया कैस्केड रेफ्रिजरेशन। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जिसको कैस्केड रेफ्रिजरेशन का प्रूफ चाहिए उस फॉर्मूले का, तो वो आप पहले ऊपर आई बटन में जाके ले सकते हो। ठीक है, पीछे मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा ऐसा है, गेट के क्वेश्चन करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा है जी, गेट के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे, हैं। तो फेड अप ना होके हम छोटी वीडियो रखते थोड़ी सी, और इसमें हम क्या करते हैं, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्वेश्चंस यू कैन से सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है, मास फ्लो रेट जो है, इसको हम 3 जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फ्लो रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 चीज़ें हैं, क्या क्या। पहला है, अगर हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी हो, अगर किलोवाट में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है ना, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये हमारा पहला तो हमारा यहाँ से आ गया, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारी ये किलोवाट में दी मिलेगी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ये किलोवाट में दी मिलेगी, तो ये हमारा होता है किलो जूल पर किलोग्राम में, और ये होता है किलोग्राम पर सेकंड में। ठीक है जी, तो पहली चीज़ तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर हमें दे रखी है तो वहाँ से क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन मास फ्लो रेट निकल सकता है। सेकंड चीज़ जो होगी वो क्या होगी, पावर इनपुट अगर हमें दे रखा है, पावर इनपुट अगर दे रखी है तो पावर इनपुट जो है ये भी किलोवाट में दी मिलेगी। किस में दी मिलेगी, किलोवाट में।
तो पावर इनपुट अगर किलोवाट में दे रखी है तो वहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट जो हमारा होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे भी दोनों की मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकेंड में और वर्क इनपुट किलो जूल पर किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से भी हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं सेकेंड, ठीक है जी। यहाँ पे भी मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। और जो थर्ड है वो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को मैं पहले भी लिखवाया है, मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, सॉरी मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर डिवाइडेड बाय theoretical you can say divided by pi by 4 d square L into n by 60 into k, ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे भी मास फ्लो रेट आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थर्ड चीज़ हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास फ्लो रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, पावर इनपुट या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो हमें दे रखा होगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, कई बार दिया होता है TPD कि और कंप्रेसर हैज़ गॉन टू, यू कैन से हमारा और कंप्रेसर हैज़ गॉन टू TPD। TPD क्या है, थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक तरीके से जितना मतलब हमने सपोज़ किया था, जितना हमने इमेजिन किया था कि इतना मूव करना चाहिए पिस्टन, उतना ही मूव किया है, यानी उतना ही उसने एक तरीके से लिक्विड जो वेपर है उतना ही सक किया है। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट TPD इट इज़ इक्वल टू 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हमारा थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखा है तो 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसका मतलब है, ठीक है। थर्ड चीज़ अगर बाय द वे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दे रखी, अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दे रखी किसी क्वेश्चन में और आपको ज़रूरत है वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, तो हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अज्यूम करेंगे 100%। थर्ड पॉइंट क्या लिख लेते हैं, इफ़ वॉल्यूमेट्रिक efficiency is not given, then take it 100% if required। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में ज़बरदस्ती लगे हुए हो उसको घिसने, अगर ज़रूरत पड़े तो ही करना है, ठीक है। इफ़ नॉट गिवन तो हम क्या लेंगे, थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ले लेंगे, यानी कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को 100% ले लेंगे 100% ले लेंगे अगर नहीं दिए, इफ़ नॉट गिवन, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट ये था। तो जी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो आप गलतियाँ कर सकते हो, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा अगर बाय द वे एक मास्टर प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने के लिए शायद मैं सेपरेट वीडियो बना दूं। तो फिलहाल ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, फिर कहते हैं सर आपकी वीडियो आ नहीं रही। ठीक है, वीडियो आ रही है तो आप देखो, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय।